हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस टीचिंग लर्निंग चैनल पर हमारी सीरीज चल रही है DECE की, जहां पे हम पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, जो इग्नू से होता है। उसकी DEC1, DEC2 और DEC3 इसके रिटन एग्जाम्स होते हैं, जो आपके जून 7, 8 और 10 2024 इस जून में आपके पेपर हैं। तो उनके हम एग्जाम्स की क्विक रिवीजन कर रहे हैं ब्लॉक वाइज और आपके पेपर वाइज। तो जो पेपर नंबर आपका 1 है DEC1, उसके हमने पूरे 7 जितने भी ब्लॉक्स है उसके साथ सभी भी यूनिट्स की हमने प्रिपरेशन कर ली है, वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और जो अब हम पढ़ रहे हैं DEC2, जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, उसका आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 4, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल। तो इस ब्लॉक में भी 3 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 12, 13 एंड 14, क्योंकि हमने 11 तक की यूनिट प्रीवियस ब्लॉक में पढ़ लिए हैं। प्रीवियस ब्लॉक में हमने पढ़े थे कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी का जो भी टाइम है उसमें हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन क्या क्या चीजें होती हैं और जो हेल्थ सर्विसेज है उनके बारे में पढ़ा है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो इन्फेंसी स्टेज है और जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, यहाँ पे न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर कैसी होनी चाहिए। इसके पहले कि मैं यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करूं, फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरे चैनल पहले से भी हैं, तो आपके वो फ्रेंड्स जो DEC कर रहे हैं, जिनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ रिवीजन चल रहा है, उनको मेरा ये चैनल शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी चीजें हम इस चैनल पर लेके आए एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस यूनिट को। इसका नाम है यूनिट नंबर 12 और न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था के दौरान पोषण। बच्चे का शैशवावस्था वो अवस्था होती है जब बच्चे जन्म लेते हैं। जन्म लेने के पहले दिन से लेकर पूरे 1 साल तक की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, सबसे पहले जो आती है वो है मिल्क। वो भी किसका? मदर मिल्क। यानी कि मदर मिल्क से ज्यादा सबसे सेफ बच्चे के लिए फूड अर्लियर टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता। और आज तक ऐसा कोई भी मील या कोई भी आहार डिस्कवर्ड नहीं हुआ है किसी इन्फेंसी स्टेज के बच्चे के लिए जो मिल्क फूड से या मदर मिल्क से बेटर हो। तो उसके रिगार्डिंग और बच्चों की हेल्थ के रिगार्डिंग हम चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है ना। स्तनपान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क फीडिंग। ठीक है, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसकी आवश्यकता क्यों क्यों है और क्या इंपॉर्टेंस है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वैसे भी हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग से हम देखते हुए आ रहे हैं, आपने आसपास देखा होगा, आपने अपने सोसाइटी में देखा होगा, अपने समाज में देखा होगा कि जो अर्लियर स्टेज होती है बच्चों की, वो टोटली अपनी माँ पर ही डिपेंड होते हैं फॉर फूड, क्योंकि माँ ही उनको अपना दूध पिलाती है और माँ ही उनका पालन पोषण बिगिनिंग में करती है। सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी से अटैच होते हैं तो वो है माँ। तो सबसे छोटा बच्चा जो होता है उसका सबसे मुख्य आहार होता है क्या? मिल्क, जो मैंने आपको बताया। मदर का मिल्क ही क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ। जो 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको मदर मिल्क से सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो भी उनकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पहला मिल्क जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसे हम येलो कलर का मिल्क बोलते हैं, जो जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उससे 4 या 5 दिन तक, मैक्सिमम 4 दिन ही कह सकते हैं हम, 4 दिन तक माँ एक येलो कलर के मिल्क का सिक्रेशन करती है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और ऐसे ऐसे हार्मोनल चीजें होती हैं जो बच्चों के
हेल्थ में बहुत बड़ा उनके पूरे जीवन काल में असर पहुंचाती है। इसीलिए देखा होगा आपने कि बच्चों के जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर ही या 1 घंटे के बाद बच्चे को सबसे पहले माँ का वो येलो मिल्क पिलाया जाता है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बच्चों को इन्फेक्शन से बचते हैं, बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और बच्चे को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है अगर बच्चा अर्लियर टाइम में माँ का दूध पिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे को माँ का दूध पिलाने की, क्योंकि मदर जो मिल्क होता है बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बच्चे इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीप है क्योंकि माँ खुद ही पिला रही है, ना कहीं से खरीदना पड़ रहा है ना कुछ लाना पड़ रहा है। तो क्योंकि आप देखते हैं जो और भी मदर मिल्क की जो और भी सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं वो बहुत ही महंगे मिलते हैं और उनकी क्वालिटी भी मदर मिल्क जितनी नहीं होती है। तो मदर मिल्क बहुत आसानी से माँ अपने बच्चों को अपने ही पास रख के पिला सकती है। अगर माँ बच्चे को फीडिंग करा रही है तो उसकी हेल्थ में भी क्या बेनिफिट्स होंगे? ये बेनिफिट्स होंगे कि माँ अपने बच्चों में अंतर रख सकती है। अंतराल मतलब कि जब तक कहते हैं कि माँ जब तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा है कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाएगी वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इसमें बच्चों उसके पहले और दूसरे बच्चे के बीच में सफिशियंट एज डिफरेंस की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कि जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है किसी माँ का, तो उस दौरान उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका वेट भी बैलेंस होने लगता है। तो ये सारे फायदे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये भी है कि बच्चा अपनी माँ से इमोशनली अटैच्ड होता है जब बच्चे को उसकी माँ मिल्क पिलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्तनपान और स्तनकाल का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट कैसे करें। हम जब कोई माँ अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करा रही है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ मिल्क फीडिंग। तो किस किस बातों का ध्यान रखना है कि डिलीवरी के 1 घंटे के बाद सबसे पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। उसके बाद दूध पिलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। माँ को प्रॉपर पोजीशन पे बैठना होता है, पालकी मार के अच्छे से, या टाके लगे हैं तो इस पोजीशन पे बैठे कि वो बहुत कंफर्टेबल हो, बच्चे को अच्छे से कैरी कर सके। उसके बाद बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए। बच्चे का पोस्चर थोड़ा सा अप से डाउन होना चाहिए ताकि बच्चे को जब दूध पिए तो सीधे उसके आहार नली से स्टमक में जाए। बच्चे का शरीर माता की छाती से चिपका हुआ होना चाहिए। निपल्स माँ के हमेशा क्लीन होना चाहिए। इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि बार बार बच्चे निपल से दूध पीते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि माँ हमेशा अपने दोनों ही ब्रेस्ट से बच्चों को फीडिंग कराए, ठीक है। और हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल में बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 मंथ के, उन्हें हर 2 से 3 घंटे के अंदर में दूध पिलाना होता है। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइम में 0 से 6 मंथ के दौरान बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सोते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, बच्चों को कान के पीछे या पैर में गुदगुदी लगाना चाहिए। इससे बच्चे उठते हैं और आप इस टाइम बच्चों को दूध पिला सकते हैं। दूध पिलाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को ऐसा कैरी करके थपथपी देना है हल्की हल्की, जिससे बच्चे को डकार आए। डकार लेवाना सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे नाक और मुंह से दूध निकाल देते हैं और डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन ज्यादा हो माँ को, इसके लिए माँ को क्या करना चाहिए, संतुलित आहार या पौष्टिक तत्व वाले न्यूट्रिएंट फूड्स लेना चाहिए जिससे मिल्क का सिक्रेशन बढ़े। और माँ को भी अपने मील का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिक्स टाइम इंटरवल पर माँ को भी अपना मील या फूड मटेरियल्स लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट है अब ऊपरी आहार, जो एक्सटर्नल अब फीडिंग जो बच्चों को हमको कराना है उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। 6 मंथ के बाद हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, लिक्विड फूड खिला सकते हैं। 6 मंथ के बाद, क्योंकि बच्चों के आपने देखा होगा कि दांत थोड़े थोड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं और अब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस लायक डेवलप हो जाता है कि आप उनको एक्स्ट्रा मिल्क के भी अलावा और भी चीजें दे सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कम्युनिटी में 6 महीने के बाद एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको बोलते हैं अन्नप्राशन, ठीक है। और आजकल आंगनवाड़ी वगैरह में भी होता है, बहुत सारी आंगनवाड़ी वगैरह में ये, और भी कोई जो चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, माँ अपने बच्चे को लेके जाती है, वहां ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और तब से बच्चों को माँ की फीडिंग, माँ के मिल्क के अलावा और भी चीजें दी जाती है। तो क्या क्या देना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में आप दाल चावल क्रश करा हुआ, दाल का पानी, अलग अलग प्रकार की सब्जियों को क्रश करके बिल्कुल लिक्विड करके। दूसरा, आप फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स आते हैं जिनको हम खा सकते हैं, उनको क्रश करके या उनका रस निकाल के आप पिला सकते हैं। और आप पता है क्या कर सकते हैं, देखिए
आप डेट्स होती है ना, डेट्स, इसको हम बोलते हैं शायद खारक, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं, वो ले लीजिए थोड़ी सी मात्रा में। थोड़ी सी मात्रा में आप काजू, थोड़ी सी मात्रा में आप ले लीजिए बादाम, थोड़ा सा अखरोट ले लीजिए, थोड़े से पिस्ते ले लीजिए, और लगे मिठास बढ़ाना हो तो आप जैगरी ले लीजिए। जैगरी आप बाद में लीजिए, पहले इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद इनका पाउडर बना लीजिए, और हल्का से गर्म दूध में जैगरी के साथ आप मिला के बच्चों को थोड़ा सा थिकनेस उसकी बढ़ा के आप बच्चों को फीडिंग करा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक कंपोनेंट है, आप दे सकते हैं। दूसरा कि आप कुछ अनाज को, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, कुछ ज्वार बाजरा, जो बच्चे आपके इलाके में सफिशियंट अमाउंट में मिल जाए, उनको आप क्या करिए, अंकुरित कर लीजिए। चना भी हो सकता है उसमें, है ना, अंकुरित कर लीजिए, मूंग वगैरह। फिर उनको अंकुरित करने के बाद सुखा लीजिए, उनके अंकुर को निकाल के आप पीस लीजिए। उस पाउडर को भी आप हल्के से गर्म पानी में पका के और ठंडा करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को 6 महीने के बाद अदर फूड मटेरियल से इंट्रोड्यूस कराइए। दूसरी बात कि ऐसे फूड मटेरियल दीजिए जिसमें कैल्शियम रिच हो, आयरन, विटामिन, मिनरल्स सभी हो। में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल फीडिंग स्टाइल, आप क्या करना है, बच्चों को इस टाइप से आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना है कि 6 महीने के बाद बच्चे थोड़े थोड़े प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। तो खेल खेल में लुका छुपी करके खिलाइए, तो वो क्या है, हर बार ऐसे ही मनोरंजन के साथ इंटरेस्टिंग वे में खाने को खाएंगी, और बच्चों की जो एक्स्ट्रा जो हंगरनेस है वो धीरे धीरे फिर कम होने लगेगी, और धीरे धीरे मिल्क के अलावा भी बच्चे और भी फूड के तरफ बढ़ने लगेंगे। शिशुओं के लिए पोषण तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या क्या है वो हम देखते हैं छोटे बच्चों के लिए। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि हर ह्यूमन बीइंग को एनर्जी के लिए और प्रोटीन के अलग अलग मात्राएं देना पड़ता है। तो बच्चों के लिए क्या है, एडल्ट के कंपेयर में बच्चों को ज्यादा जरूरत पड़ती है एनर्जी की और प्रोटीन की। तो देखते हैं, एडल्ट की तुलना में जो एनर्जी की जरूरत है बच्चों को, वो 239% ज्यादा की जरूरत होती है किलो कैलोरी की, और प्रोटीन की 150% ज्यादा जरूरत होती है एडल्ट के कंपेयर में। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनका अगर वेट 5 किलो, 5.5 किलो के लगभग है, तो उनको 92 किलो कैलोरी, मतलब 92 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से उनको देना पड़ता है। और अगर किसी बच्चे का वजन, कोई बच्चा 6 से 12 महीने का है, तो उसका वजन 8, लगभग 8 साढ़े 8 किलो का हो जाता है, तब उसको कितना देना है, 80 किलो कैलोरी पर केजी, उसके वजन के हिसाब से ऐसा उनको क्या देना होता है, न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं एनर्जी के फॉर्म। ठीक है, आपको और क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट रिच, प्रोटीन रिच, विटामिन और कैल्शियम आयरन रिच कंपोनेंट्स फूड मटेरियल्स बच्चों को देना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो स्टेज बच्चों की है, 0 से लेकर 12, उनकी पूरी लाइफ की सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टेज होती है। तो इस टाइम उनके न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शिशुओं का पोषण, 0 से 6 मंथ में सिर्फ बच्चों का माँ बच्चे जो है माँ का दूध ही पीते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि माँ अपने पोषण आहार पर ध्यान रखे और बच्चे को फिक्स टाइम इंटरवल के बाद दूध पिलाती रहे। हर थोड़े थोड़े घंटे के बाद दूध पिलाए, फिर सुलाए, अपना ध्यान रखे। अगर कभी कभी माँ ज्यादा मिल्क का सिक्रेशन हो जा रहा है, तो माँ अगर दूध को अलग से निकाल के रख रही है, तो उसको अच्छे कंटेनर में रखे, अच्छी बॉटल्स में रखे, फिर बच्चों को थोड़े थोड़े देर देर में पिलाते रहे। तो ऐसे बच्चों का ध्यान 6 मंथ तक माँ रख सकती है। 6 मंथ के बाद, 6 से 12 मंथ के बाद, मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या चीजें हम खिला सकते हैं, गर्म दलिया, तरल चीजें, ठंडा करके दलिया खिला सकते हैं आप, कुछ सॉलिड चीजें भी खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चों के अब दांत आ गए हैं और बच्चे अब धीरे धीरे चीविंग करना, चबाना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अंकुरित अनाज को भी हम क्या कर सकते हैं, रोस्ट करके या सुखा के पीस कर भी खिला सकते हैं। आहार की योजना, कैसी योजना बनाएंगे आप, देखिए, मॉर्निंग मॉर्निंग में आप थोड़ा कुछ खिला दीजिए, है ना, दलिया वगैरह। आफ्टरनून में आप खाने के साथ थोड़ा दाल चावल ऐसा क्रश करके खिला दीजिए। दोपहर के समय आप आपको क्या करना है, फिर दोपहर के समय थोड़ा कुछ दलिया दाल सब्जियां फल ऐसा कुछ क्रश करके खिला दीजिए। फिर 3-4 बजे के टाइम आप क्या करिए, दूध, बिस्किट्स, या फिर आपने जो दलिया वगैरह बनाई है, ड्राई फ्रूट्स वाली जो मैंने अभी आपको बताया, वो आप खिला सकते हैं। रात के डिनर में आप दाल चावल दलिया ऐसा क्रश करके, ये सारी चीजें आप ऐसा 5-6,
दिन में 6-7 8 बार में ऐसा स्लॉट डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम बच्चों को खाना खिलाएंगे। 7 माह तक हमको बच्चों को ज्यादातर मिल्क ही पिलाना है माँ का, वो हम प्लान करेंगे। लेकिन 7 महीने के बाद 7 से 8 स्लॉट जो मैंने अभी आपको बताया, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद 2-3 घंटे का स्लॉट बना के ऐसे आप बच्चों को अलग अलग स्लॉट में अलग अलग फूड न्यूट्रिएंट्स खिला के उनकी जो डाइटरी नीड्स है उसको पूरा कर सकते हैं, ताकि बच्चों का ब्रेन, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके। इसके बाद क्लीनिनेस और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है। जहां बच्चों को आप खिला रहे हैं, जिस चीजों को जो खाना खिला रहे हैं वो ढका हुआ हो, प्रॉपर कुक्ड हो, कोई इन्फेक्टेड फूड ना हो, ठीक है, जो मटेरियल्स आप यूज कर रहे हैं वो बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं, इन सारी बातों का ध्यान रखिए। अगर आप बच्चों को फ्रूट्स खिला रहे हैं, पील ऑफ करके ही खिलाइए, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स खिलाइए जो बच्चे न्यूट्रिएंट्स मिले। बच्चों को पहले चेक करिए कहीं उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है किसी फ्रूट से। कभी कभी क्या है कि हमारे इलाके में जो फ्रूट्स नहीं मिलते बच्चों को, हम वो भी उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। शुरू में थोड़ा कम इंट्रोड्यूस कराइए, देखिए कि बच्चों को कुछ एलर्जी तो नहीं हो रही। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डिसीज, जब बच्चे इलनेस बीमार हैं, तो बीमारी के दौरान या बाद में क्या हमें मील या बच्चों को न्यूट्रिएंट्स देना है। शुरू में शुरू शुरू में बच्चों को ना काली खांसी, दस्त, खसरा, ऐसी बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं शुरू शुरू में, ठीक है। तो इसके लिए क्या, आपको फुल न्यूट्रिएंट्स वाले फूड बच्चों को देना चाहिए। अगर आप फुल न्यूट्रिएंट्स वाले फूड बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे का शरीर फुल न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। और इनफैक्ट अगर हो जाते हैं चांस, ये बीमार बच्चे पड़ जाते हैं, तो रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे के बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी है। दूसरी बात कि बीमार होने पर लोगों को ये लगता है, मानसिकता हमारे यहाँ ऐसी, कि बीमार होने पर बच्चों को खाना खिलाना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, सिर्फ माँ का दूध पिलाते हैं। ये गलत बात है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा पे थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे खाना खिलाना चाहिए। मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में खिलाना चाहिए, खाना खिलाना बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। माँ को अपना दूध पिलाते रहना चाहिए 1 साल तक, 2 साल तक, लगभग 2-2.5 साल तक माँ पिला सकती है। और धीरे धीरे अब माँ को दूध पिलाना बच्चों को छुड़वाना है, एक साथ नहीं छुड़वाना है। उस टाइम माँ को ब्रेस्ट में नॉड्स का फॉर्मेशन ऐसा कुछ हो सकता है, गठाने आ जाती है छोटी छोटी, कोई क्रिटिकल नहीं होती, लेकिन बड़ी बीमारियों का रूप भी ले सकती है। तो धीरे धीरे हमको क्या करना है, धीरे धीरे फीडिंग कराने वाली माँ को धीरे धीरे मिलकर को फीडिंग कराना कम करके खाने से इंट्रोड्यूस या आहार से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और बच्चे को जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो तो विटामिन सी रिच फूड ज्यादा खिलाना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में शिशु का आहार, जो मैंने आपको बताया कि जब भी बच्चे बीमार हैं, कुछ हैं, तो कैसे ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो कठिन, सबसे कठिन परिस्थिति क्या है, जैसे कि कुपोषित है कोई बच्चा, कुपोषित है जो बहुत कम वजन का पैदा हुआ है या प्री मैच्योर पैदा हो गया है, तो क्या करना है। अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है, तो सबसे ज्यादा उसको माँ का दूध पिलाया जाता है और उनको अलग मशीन में ही रखा जाता है। उसको वार्मनेस दी जाती है ना, थोड़ी गर्माहट दी जाती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था। और माँ का दूध जो पिलाने के साथ जो कंसिस्टेंसी है उसको बढ़ा दी जाती है। मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है, पर हर आधा घंटा 1 घंटे के अंदर पिलाना होता है। दूसरी बात की टेक होम राशन, जिसको THR भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब होते हैं, जिसको 45 भी बोला जाता है। खाद्य पदार्थ जो गवर्नमेंट के साइड से भी, स्वास्थ्य केंद्रों से या आंगनबाड़ी से भी उन बच्चों को जो कुपोषित है, जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार है, उनको दिया जाता है, ठीक है। प्री मैच्योर बच्चों की जो वेट कम है या प्री मैच्योर है, उनके लिए मैंने आपको बताया कि बार बार माँ का दूध पिलाना है या कोई और सप्लीमेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो माँ का मिल्क ही होता है। अगर कोई प्रीमेच्योर या कुपोषित है तो माँ को अपना ध्यान रखना है, ताकि बच्चों को वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क पिला सके। शिशु को खाना खिलाने से जुड़ी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो पहलू है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं जब हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। देखिए, माँ साइकोलॉजिकल और इमोशनल तरीके से बच्चे से बिगिनिंग से, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से कनेक्ट होती है, तो इसीलिए माँ का अटैचमेंट बच्चे के साथ खाने को लेकर अलग ही होता है। जब बच्चा बहुत ज्यादा भूखा होता है और बहुत ज्यादा रोता है, किसी तकलीफ में होता है, माँ के स्पर्श मात्र से वो चुप हो जाता है। माँ की चूड़ी की झनकार पहचानता है, माँ की स्मेल, माँ की आवाज, माँ की आहट, माँ के स्पर्श, सबको बच्चा पहचानता है। ये भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक एक जुड़ाव है बच्चे का माँ से, ठीक है। माँ बच्चे से आपके पास अपने आप को संतुष्ट और सुरक्षित फील करता है। दूसरा,
कि मदर के द्वारा इतनी केयर की जाती है तो बच्चे को लगता है कि माँ ये कोई व्यक्ति है जो सब कुछ मेरा करता है, और उससे इसीलिए भावनात्मक अटैचमेंट अलग ही होता है। ठीक है, धीरे धीरे मिल्क फीडिंग को हमें छुड़ाना होता है, माँ को थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर छूट जाता है, और बच्चे को फिर माँ किससे इंट्रोड्यूस कराती है, खाने से। बच्चे को खाना खिलाने में केंद्र के कर्मचारियों की क्या भूमिका होती है, देखिए, है ना। केंद्र के कर्मचारियों से मेरा मतलब है कि कभी कोई बच्चे आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, या फिर वो माँ जो वर्किंग है और वो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाती है, ऐसे चाइल्ड केयर सेंटर्स में। तो वहां जो कर्मचारी है वो अब माँ के जैसे ही बच्चे का ध्यान रख रहा है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए, कभी कभी ना बच्चों का मन नहीं होता है खाना खाने का, तो क्या करना है कि उनको बड़े हिसाब से टैकल करें। कभी माँ बीच बीच में दूध पिलाने आ रही है कि नहीं, अगर आ रही है तो अच्छा है, नहीं आ रही है तो फिर उसके लिए क्या सप्लीमेंट्स है, उसकी व्यवस्था करना है। आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है बच्चों को खाना खिलाने का, बच्चों के सुलाने का, बच्चों को बॉटल कैसे यूज करे, क्लीनिनेस है कि नहीं, आप फिजिकली मेंटली बच्चों को खाना खिलाने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि बच्चे इस एज में इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि आप आपकी भावनात्मक स्थितियों को समझ सके, जबकि आपको उनकी भावनात्मक स्थितियों को समझना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, खेल खेल के बच्चों को खिलाइए। कभी कभी बच्चों को खुद से खाना होता है तो छोड़ दीजिए, उनको खाने दीजिए, फैलाने दीजिए, अपने मन से खाने दीजिए, उनको खेलने दीजिए, खेल खेल कर आप उनको खिलाइए। आपके यहाँ खाने को स्टोर करने की व्यवस्था है कि नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था है कि नहीं, खाने को गर्म करने की व्यवस्था है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान उन सेंटर्स को, जो चाइल्ड केयर सेंटर्स चला रहे हैं, और वहां के कर्मचारियों को रखना होता है। और अलग अटैचमेंट एक बच्चों के साथ बनाना होता है, बॉन्डिंग, ताकि बच्चे आपके साथ वैसा ही फील करें जैसे वो अपनी माँ के साथ करते हैं। तो ये सारा दिया हुआ है हमारे डी के 2 के ब्लॉक नंबर 4 के यूनिट नंबर 12 में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान पोषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। हमने प्रीवियस यूनिट में देखा कि जो नवजात शिशु थे या जो इन्फेंसी स्टेज थी, तब बच्चों का न्यूट्रिशन की क्या क्या चीजें हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब हम देखेंगे उसके बाद, क्योंकि अब बच्चे क्या है, 1 साल के बाद, यानी कि जब दूसरा साल बच्चों का लग जाता है तब, और 6 साल तक की स्टेज में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 1 से 3 साल, अभी हमने इसके पहले 0 से 12 मंथ तक के बच्चों की स्टेजेस देखी, वही होती है इन्फेंसी स्टेज। लेकिन अब हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है। ठीक है, तो 1 साल से 3 साल तक के जो बच्चे हैं, इसमें आपने देखा है, हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज होती है बहुत ही हाई होती है। इस टाइम बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, तो उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना हमें बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, उचकना, लिखना, बोलना, गाना, नाचना, ये सारी प्रक्रियाएं बच्चे स्टार्ट कर देती हैं, और ये सब करने के लिए बच्चों को एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इसलिए हम बच्चों को क्या दें, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जिसे RDA कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या रिकमेंडेड किया गया है 1 साल से 3 साल तक के बच्चों के लिए, हम देखते हैं। वेट बच्चों का लगभग 12 से 13 किलो होना चाहिए, और जो एनर्जी किलो कैलोरी में है वो 1060 होना चाहिए, और जो प्रोटीन है ग्राम में वो होना चाहिए 16.7। तो ये रिकमेंडेड किया गया है। 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट्स जिन्हें हमें ऐड करना है बच्चों के फूड मटेरियल्स में, वो है एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल्स होना चाहिए, जिनसे बच्चों को बहुत सारी एनर्जी मिले, जैसे हमने देखा था फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ऐसे फूड्स होते हैं जिनसे बच्चों को या हर ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो बच्चों के न्यूट्रिएंट्स में ये सारी चीजें भी हम ऐड करें। अब बोलोगे मैम, फैट और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट किन किन फूड न्यूट्रिएंट्स से मिलता है, तो आप वहां जाके एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स यूज करना है जिनसे बॉडी का फॉर्मेशन हो, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ अब बढ़ रही है बहुत तेजी से, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस स्टेज में हमें बहुत सारे प्रोटीन मिनरल से रिलेटेड चीजें देना है, जिससे बच्चों की बॉडी का ग्रोथ और सेल का ग्रोथ बहुत तेजी से हो। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अब बच्चे अपने जीवन के अर्लियर स्टेज में हैं, इस टाइम इन्फेक्शन बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसा फूड मटेरियल दें कि बच्चों को इन्फेक्शन कम से कम हो या बीमारियां ना हो तो भी बच्चे की बॉडी जल्दी से उससे रिकवर हो जाए। प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया, आयरन कैल्शियम वाली चीजें देना चाहिए। बच्चों के फूड मटेरियल पर पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का भी बहुत फर्क पड़ता है।
बोलोगे मैम कैसे पड़ता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सामाजिक स्थिति का इसीलिए फर्क पड़ता है क्योंकि अलग-अलग समाज और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हर जगह के लोग अलग-अलग प्रकार का आहार लेते हैं। इसीलिए वहाँ का जो कम्युनिकेशन है वहाँ सॉरी वहाँ की जो कम्युनिटी है वो किस टाइप का फूड मटेरियल खाती है, उससे भी बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या उनको जो न्यूट्रिशन मिल रही है, इस पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, बहुत निम्न आर्थिक स्थिति के बच्चों के साथ कुपोषण के शिकार वो हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा अर्लियर में ही कुपोषण के शिकार हो जाते हैं या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये कुछ फैक्टर्स भी हैं जो बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उनके न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पहुंचाते हैं। दूसरा कि क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे हैं अपना फूड खुद चूज करते हैं, उनको खुद अपना खाना पसंद करने की का मन करता है तो कोशिश करें कि ऐसा फूड मटेरियल तैयार करें जो बच्चों को खुद पसंद हो। ठीक है, जो बच्चे वेज खाते हैं उनके लिए वेज में भी अलग-अलग वैरायटीज बनाइए और जो नॉन-वेज खाते हैं उनके लिए जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन में भी अलग-अलग वैरायटीज तैयार करिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ खाना खाएं। माँ अक्सर क्या करती है कि पुरस्कृत करने के लिए है ना अवार्ड देने के लिए बच्चों को चॉकलेट बिस्किट्स या फिर कोई फास्ट फूड का या ऐसे जंक फूड्स का भी यूज करती है, लेकिन इस बात का माँ को भी ध्यान रखना होता है या रखना चाहिए कि खाना जब बच्चे को खिला रही है उसके पहले या उसके बाद इन सब चीजों का यूज ना करें। और दूसरी बात कि ज्यादा मात्रा में बच्चों को ऐसी चीजें ना दें। बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण बच्चे एक जगह बैठ के लगातार खाना नहीं खा सकते, तो बच्चे घूम घूम के खाना खा रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए कि प्ले वे मेथड में बच्चों को खाना खिला पाएं। उनको खुद खाना खाने के लिए क्या करिए, इनिशिएट करिए, टाइम स्लॉट बना दीजिए, फिक्स टाइम कुछ कुछ टाइम इंटरवल पर दिन पे मैं जैसे हमने मैंने बताया आपको कि अर्लियर जो बच्चों की स्टेज होती है 0 से 12 महीने के दौरान हम कैसे प्लान करते हैं वैसे ही अब इनका प्लान थोड़ा सा स्लॉट की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि हमको बहुत थोड़ी थोड़ी देर में खाना नहीं खिलाना होता, थोड़े 4 घंटे 3 घंटे के अंतराल में हम बच्चों को यहाँ पे स्लॉट प्लान कर सकते हैं, जिससे बच्चों को हम इस प्रकार से खाना दे सकते हैं। बड़ों के साथ बच्चों को बिठा लिए या बड़े भाई बहन हैं या आसपास कोई बड़े लोग हैं उनके साथ बच्चों को खाना खाने बिठा लिए ताकि बच्चे खाने खाने का सीखे कि स्पून कैसे पकड़ना है, थाली कैसे पकड़ना है, पानी के गिलास कैसे पकड़ना है, अगर हाथ का यूज कर रहे हैं तो हाथ को कैसे खाने को मिलाना है, हैंड वॉश कैसे करना है, थाली को कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार उनका पोस्चर होना चाहिए जब वो खाना खा रहे हैं। तो ऐसा बच्चे सीखते हैं। एनवायरनमेंट और बच्चों का कैसे होना चाहिए, बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए एनवायरनमेंट में ताकि बच्चे खुशी खुशी खाना खाएं। देखिए वाइब्स भी ना वाइब्रेशन भी बच्चों के अंदर जाती है खाने के टाइम तो बड़े खुश हों बच्चे वो खाना खाएं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खुद कटोरी ग्लास स्पून पकड़े जो मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर बच्चे इनकेस खाना खाने के टाइम खाना गिरा देते हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, बच्चे की इनिशियल स्टेज में बच्चे ऐसा करते हैं तो उनको सिखाइए कि गिरा हुआ खाना कैसे उनको सेपरेट करना है, जैसे कैसे वो कम से कम खाना गिराएँ, कैसे वो खाने को ना गिराएँ इसके लिए स्पून का या अपने हाथों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसे करते-करते आप बच्चों की गुड ईटिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। साला पूर्व जो उम्र के बच्चे हैं, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, अब हम इनके लिए देखते हैं कि हमें किस प्रकार से प्लान करना है खाने का क्योंकि अब बच्चे की मेन ग्रोइंग स्टेज है क्योंकि यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल नहीं गए हैं, जैसे आंगनवाड़ी जा रहे हैं, प्ले स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत तेजी से बॉडी में इनका मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट चलते रहता है। तो हमें इनके लिए न्यूट्रिएंट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल्स आयोडीन है ना सारा ये सारे कैल्शियम आयरन ज्यादा हो ऐसे फूड मटेरियल्स का यूज करना है। ठीक है, तो इनमें एनर्जी का जो एनर्जी कितना किलो कैलोरी होना चाहिए प्रोटीन कितने ग्राम होना चाहिए चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो क्या करना है हमें कि 13 1350 किलो कैलोरी हमें क्या देना है बच्चों को एनर्जी और जो प्रोटीन है वो देना है 20 ग्राम। तो ये बच्चों की डाइटरी प्लान में आपको करना है। विटामिन ए से रिच हमें न्यूट्रिएंट्स बच्चों को ज्यादा देना है ताकि उनकी ब्रेन और उनकी जो विजन पावर है वो अच्छा स्ट्रांग हो। आहार योजन जैसे मैंने आपको पहले बताई कि बच्चों के लिए डाइटरी भी हम 4 प्लान कर सकते हैं जैसे छोटे बच्चों के लिए हमने किया वैसे ही अभी हमें क्या करना है अब 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए स्लॉट प्लान करना है। स्कूल जा रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो कुछ-कुछ टाइम इंटरवल पे क्या-क्या प्लान करना है, कैसे-कैसे प्लान करना है, चलिए हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि साला पूर्व उम्र के बच्चों के लिए संतुलित आहार की योजना कैसे बनाना है। ठीक है, और हम दूसरी चीज देखेंगे कि खाने में जो टाइम इंटरवल है दोपहर का, सुबह का, शाम का और रात का, उसमें हम क्या-क्या प्लान कर सकते हैं। चलिए चार्ट के माध्यम माध्यम से हम ये सब चीजों को देख साला पूर्व बच्चों के लिए
जो 4 से 6 वर्ष के लिए संतुलित आहार का एक यहाँ सूची बनी है। इसमें देखिए खाद्य पदार्थ क्या-क्या हमें उपयोग में लाने चाहिए। एक परोसे गए भाग में कच्चे खाद्य पदार्थ की ग्राम में मात्रा आपको दी हुई है। परोसे गए भागों की संख्या, कितने संख्या में हमें भाग परोसना है और उनकी ग्राम में दिन भर में मात्रा देखिए, है ना? इस प्रकार से हम यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से अनाज देखिए दिया है, ग्राम में मात्रा कितने बार देना है, 4 बार और कितना 120 ग्राम, है ना? ठीक है, अब 4 बार देंगे तो 30 ग्राम को 4 में से डिवाइड करेंगे तो हो गया 120 ग्राम। ऐसी जड़वा कंदमूल, ठीक है, जिसको 10 ग्राम देना है तो एक ही बार देंगे। चीनी और गुड़, ठीक है, इसकी 5 ग्राम है शायद इसकी मात्रा, 4 बार देंगे तो 4 पंचे 20 ग्राम हो जाएगा, है ना? घी के बारे में दिया हुआ है, 5 बार देंगे 5 मात्रा तो 25 ग्राम। ऐसे दूध के बारे में दिया है, ठीक है, ऐसे दालों के बारे में दिया है। इस प्रकार से ये आहार की मात्राएँ दी हुई हैं, इसको आप पॉज़ करके एक बार देख लीजिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए कि कितने-कितने मात्रा में कौन-कौन सा आहार हमें बच्चों को देना चाहिए, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे होते हैं। तो चलिए हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि जो आहार है वो मेन्यू मोहन के लिए एक मेन्यू तैयार किया गया है खाद्य पदार्थों का। इस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए भी दिन भर के लिए आहारों को उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थ के बारे में दिया है यहाँ, सुबह का नाश्ता, ठीक है, और दोपहर का और 4 बजे का, रात का। प्रत्येक आहार के लिए वितरित खाद्य पदार्थ कितने होना चाहिए और व्यंजन कौन-कौन से होने चाहिए। तो देखिए सुबह का नाश्ता जैसे अनाज के बारे में दिया है 10 ग्राम और मात्रा दी है 10 ग्राम। आप तो मेजरमेंट तो करेंगे नहीं, तो 10 ग्राम को आप किस प्रकार से मेजर करेंगे वो आपको बताया है यहाँ, है ना? दूध, नमकीन सैंडविच, ये सुबह के बारे में। फिर दोपहर के भोजन के लिए अनाज, है ना? चीनी, गुड़, अन्य सब्जियाँ, तो उनकी मात्राएँ दी हुई हैं, उसमें आप क्या-क्या खाद्य पदार्थ यूज़ कर सकते हैं, व्यंजन क्या-क्या है ना? सेब, केले, नमकीन, है ना? आटे व गाजर के लड्डू। इस प्रकार से ये आपको एक चार्ट दिया है, तो आप सुबह, दोपहर का ऐसा भोजन प्लान कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए ना, जैसे कि आगे भी दिया हुआ है आपको ये कि आप कैसे दोपहर के भोजन में और क्या-क्या ऐड कर सकते हैं। देखते जाइएगा आप। इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएँगे कि आप कैसे भोजनों को अब दोपहर तक का दे दिया है यहाँ पे घी व तेल से बनी हुई, कितना मात्रा होना चाहिए, है ना? टिक्के बना दिए सब्जियों के, है ना? इस टाइप से आकार दे दिए अलग-अलग प्रकार के, अन्य सब्जियाँ किस प्रकार टमाटर वगैरह जो भी आपको डालना है, ठीक? दोपहर के बाद जो 3 बजे का जो आप जिसे स्वल्पाहार वगैरह बोलते हैं, उसमें आप क्या-क्या, किस-किस मात्रा में अनाज या जड़-मूल या तेल, घी जो भी हरे साग-सब्जियाँ आपको प्लान करना है। चाय के समय जो 5 बजे का समय होता है, तब हमें क्या प्लान करना है। ऐसे ही रात के लिए भी हमें यहाँ दिया है। रात के लिए देखिए, है ना? दिया हुआ है कि जैसे कि रात में हम और बच्चों को क्या-क्या आहार दे सकते हैं। जड़ व कंदमूल 25 ग्राम, है ना? घी व तेल या दूध 10 ग्राम, जैसे दूध दिया है आपको 125 मिलीग्राम, है ना? आधा ग्लास के लगभग, फिर आपको मात्राएँ दी हुई हैं। और यहाँ क्या खुराक, हरा कटलेट, आलू पालक को उबालकर, मसल कर, गोलाकार देकर, इस प्रकार से बच्चों को दही वगैरह ये सब इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है शिशु तथा बाल देखभाल केंद्रों में बच्चों के लिए आहार व अल्पाहार की योजना करना। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने बालवाड़ी केंद्रों में या जो चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था अलग से करनी होती है क्योंकि बच्चे वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो आंगनवाड़ी में तो आजकल रूल्स थोड़ा चेंज हो गया है, पैकेट्स के फॉर्म में खाना मिलता है या बन के आता है। ठीक है, नगर पालिका की तरफ से या जो फूड डिपार्टमेंट से जो जहाँ खाना बनता है वो वहां बन के आता है। तो इस ठीक है, वहाँ बन के आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जिन चाइल्ड केयर सेंटर्स में खाना वही बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चों को खाना दिया जा रहा है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। ठीक है? आप क्या बच्चे को खाने के लिए देने वाले हैं, इसके लिए आपको प्री प्लान करना होता है या करना चाहिए 1 दिन पहले। उसके लिए आप रिक्वायर्ड मटेरियल जो भी है सब्जी, भाजी जो भी खाने के लिए अनाज है, 1 दिन पहले ही अरेंज कर लीजिए और अपने सेंटर में लाके रख लीजिए। उसके लिए क्या-क्या चीज़ों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी, योजना बना लीजिए, कैसे बनाना है और कैसे बच्चों के लिए इफेक्टिव होना चाहिए, वो आपको प्लान करना है, ताकि बच्चे उसको अच्छे से खाएँ। अगर बच्चा फुल डे रह रहा है, तो आपको प्लान करना है कि कितने-कितने टाइम इंटरवल में आपको बच्चे को क्या-क्या खिलाना है और बच्चा कुछ समय के लिए रह रहा है, तो भी आपको प्लान करना है कि बच्चे को कैसे खिलाना है।
बच्चे को खुद खाने के इनिशिएट करिए, जबरदस्ती मत करिए बच्चे के साथ, ठीक है? उसके बाद कि एक दिन में क्या-क्या चीज़ें खरीदना है खरीद के ले आइए, दूसरे दिन उसको बना लीजिए। उसके बाद एक इंचार्ज होता है जो खाने का चेक करता है कि बच्चों के लिए प्रॉपर खाना बन रहा है कि नहीं। साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना होता है। जिन कंटेनर्स में आप खाना बना रहे हैं, वो ज़्यादा जो भी हैं साफ सुथरे हैं कि नहीं। बहुत केमिकल वाली चीज़ें तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो साफ-सफाई के लिए, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें तो नहीं बना रहे हैं। तो जो इंस्पेक्शन करने वाला होता है, वो सब चीज़ों को चेक करता है कि जो हम खाना बना रहे हैं, वो प्रॉपर बच्चों के लिए है कि नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें जो हमारे चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पोषण आहार या जो भी अल्पाहार की व्यवस्था करते हैं, उसका ध्यान रखना होता है। दूसरा कि साला पूर्व उम्र के जो बच्चे हैं, उनको खाना अब खिलाना है। नेक्स्ट डे के अब आप बना तो लिए, अब चेक भी कर लिए, अब खिलाना कैसे है? तो देखिए कि बच्चे ना अपने पसंद से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके सेंटर्स में जो बच्चे आ रहे हैं, आंगनवाड़ी वगैरह में तो गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब करके ही खाना आता है। लेकिन जो चाइल्ड केयर सेंटर्स अलग से अरेंज हैं, उनको आप देखिए आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, वो किस प्रकार का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उस प्रकार का खाना आप बनाइए बच्चों के लिए, ठीक है? बच्चे ना कलरफुल खाना बहुत पसंद करते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट शेप्स में। तो आप फ्रूट्स काट रहे हैं, तो अलग-अलग शेप्स में काट दीजिए। वेजिटेबल्स जो बच्चों को दे रहे हैं अलग-अलग शेप्स में काट दीजिए। आप अगर मिल्क दे रहे हैं, तो कभी बादाम से मिल्क दे दीजिए, जो भी आपके पास अलग-अलग फ्लेवर में आप ऐसा दे दीजिए, ठीक है? आप अलग-अलग तरीके से बना दीजिए खाने को, डेकोरेट करके बना दीजिए बच्चों के साथ, खेल-खेल में बच्चों को खाना खिलाइए। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चे खाने लगते हैं। कभी-कभी क्या होता है हम अपने काम की जल्दी में बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों को खाने के लिए रुचि कम हो जाती है और धीरे-धीरे इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि खाना देख के बच्चे चिढ़ने लगते हैं। तो ऐसा माहौल क्रिएट मत करिए। जब बच्चों का मन हो तो उनको समझा के, कहानियाँ सुना के, कोई इंस्पायरिंग स्टोरी अबाउट फूड खाने के खाने से क्या होता है, बताइए बेटा आप खाना खाओगे तो आपके बाल लंबे होंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आप जल्दी-जल्दी हाइट बढ़ेगी, खाना खाने से ये होगा। ऐसे खाने से रिगार्डिंग उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताइए, जिससे उनका इंटरेस्ट खाने को लेकर बढ़े और हर एक जो आप फूड मटेरियल बच्चे को खिला रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस भी समझाइए। इस एज में ना बच्चे समझने लगते हैं, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो खाने में बढ़े और बच्चे खाना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाए और एक मनोरंजन तरीके से बच्चों का जो खाना है वो उनको एक बहुत अच्छा लगे खाना खाना उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो, ताकि उनकी बॉडी को भी खाना लगे और उनके लिए एक पोषण आहार भी उनको प्रोवाइड हो जाए। इस प्रकार से आप जो शाला-पूर्व बच्चे हैं, जो प्री-स्कूल बच्चे हैं, उनके लिए आप एक डाइटरी प्लान कर सकते हैं और खाना खिला सकते हैं। यहाँ पे जो है आपकी यूनिट नंबर 13 वो खत्म होती है। यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे हेल्थ केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है? जैसे छोटे जो बच्चे हैं अभी तक हमने देखा कि अ, बच्चों को जब इनिशियल जब यूनिट्स थी उसमें हमने देखा कि छोटे बच्चे का जो जन्म ले रहे हैं उसके बाद उनकी कैसे केयर करना है, क्या-क्या चीज़ें देखना है। उसके बाद हमने देखा कि जो शैशवावस्था है उस टाइम बच्चों की क्या-क्या देखभाल करना है अर्ली चाइल्डहुड में। अभी हमें देखना है कि पूरी हेल्थ की केयर कैसे करनी है, ठीक है? अभी तक हमने न्यूट्रिशन के बारे में देखे पर हम अब देखेंगे कि हेल्थ की केयर हमें कैसे करनी है, ठीक है? होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द चाइल्ड हेल्थ मतलब बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण हम क्या-क्या चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ही ग्रोइंग स्टेज होती है ये, है ना? पूरा जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है यहाँ बच्चों का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है? जैसे कि हमने देखा है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, तो हेल्थ की डेफिनेशन या हेल्दी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया है प्रीवियस यूनिट्स में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन या हेल्थ, ठीक है? तो आप सभी जानते हैं कि मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक या सामाजिक रूप से या इमोशनल, ठीक है? साइकोलॉजिकल जो भी व्यक्ति फिजिकल इन सभी तरीकों से फिट हो वही हेल्दी कहलाता है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी है मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक इन सब तरीके से अगर कोई बच्चा फिट है तो ही वो हेल्दी है। पर कैसे रहेगा फिट? ठीक है, तो इन सब बातों को हमको ध्यान रखना है और क्या-क्या चीज़ें हमें देखना है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है? बच्चों के स्वास्थ्य की जो देखभाल है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके हर पहलू को हमें ध्यान से देखना है। अगर हम बच्चे के स्वास्थ्य के हर एक पहलू को ध्यान से देखेंगे, तो हम उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक केयर टेकर के रूप में।
ठीक है? बच्चे के स्वास्थ्य का इतिहास जानना, यहाँ शुरू करते हैं जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग। अब हमको अगर बच्चे के हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें बच्चे के रिगार्डिंग कुछ करना है, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री। कौन-कौन सी हिस्ट्री देखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पॉइंट ये देखेंगे कि बच्चे का हेल्थ कार्ड, है ना? आपको हिस्ट्री चाहिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बच्चे का हेल्थ कार्ड। तो कब से बच्चे का हेल्थ कार्ड हमको मिल जाएगा? बिगिनिंग से, जब बच्चा माँ की कोख में था, यानी कि द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ द वुमेन, है ना? वो माँ जब प्रेग्नेंट थी और उसके गर्भ में जब बच्चा था, तब से माँ को एक हेल्थ कार्ड देते हैं उस बच्चे के लिए, ठीक है? तो उस हेल्थ कार्ड को आप एक बार देख लीजिए जन्म के पहले, कि क्या-क्या चीजें हैं उसमें, क्या-क्या मॉनिटरिंग करें, या फिर आप माँ का हॉस्पिटल से चेकअप कराए हुआ कार्ड देख लीजिए, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी टेस्ट उसने कराई है, ठीक? उससे बच्चे को की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेकंड, बच्चे की इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी? जब बच्चा जन्म लिया, जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया, तब बच्चे के क्या-क्या चेकअप्स हुए, ठीक है? वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर जन्म के बाद, जन्म के बाद अब कौन-कौन से चेकअप हुए हैं, वहां से भी आप, क्या उसका ब्लड ग्रुप है, क्या उसकी हाइट है, उस टाइम उसका क्या वेट था, कौन-कौन से वैक्सीनेशन हुए हैं, क्या-क्या कमियां थी, यहाँ सबसे भी आप बच्चों की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम फैमिली का भी हिस्ट्री देख सकते हैं कि जिस बच्चे से पर्टिकुलर बच्चा कोई बिलोंग करता है, उसकी फैमिली में किसी व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी मम्मी को, उसके पापा को, या कोई किसी और को, क्योंकि बीमारियां क्या है, जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती है। तो बच्चे को ऐसे माँ बाप से भी कुछ बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं। तो हम वहां से भी बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो। अतीत में बच्चे को कोई बीमारी तो हुई नहीं, इन पास्ट अगर बच्चे को कोई बीमारी हुई है, क्योंकि हमें 6 साल तक के बच्चों के बारे में पढ़ रहे, इनिशियली बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं हुई, प्री मैच्योर बच्चा तो पैदा नहीं हुआ था, बहुत कम वेट वाला बच्चा पैदा तो नहीं हुआ था, पैदा होते हुए कुछ कोई बीमारी तो नहीं, हेपेटाइटिस या पोलियो ऐसी कुछ बीमारी तो नहीं हुई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। उसके बाद तुरंत जब आप ये सब चीज जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तुरंत भी उसके सारे चेकअप्स कर लीजिए कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, तुरंत चेकअप के दौरान भी आप ले सकते हैं। पोषण संबंधित इंफॉर्मेशन भी आप ले लीजिए, न्यूट्रिशन, बच्चा क्या क्या खाता है घर में, वो किस परिवेश में रह रहा है ना, इन्वायरमेंट कैसा है। अब ये देखेंगे कि बच्चे ने जन्म के दौरान अपने माँ का दूध पिया है कि नहीं। माँ का दूध पिया है तो उसकी मॉनिटरिंग अलग से होगी। अगर उसने माँ का दूध नहीं पिया है, उसने बाहर का दूध पिया है, तो इस बात की इंफॉर्मेशन भी हमको लेना है कि बच्चे ने माँ के अलावा कौन सा दूध पिया है, गाय का दूध पिया है या फिर पाउडर्ड मिल्क पिया है, पाउडर से भी मिल्क बना के देते हैं तो वो पिया है, या बॉटल से दूध पिलाए हैं, तो किस किस बातों, क्या किन किन चीजों को का इस्तेमाल किया है, कौन सा दूध इस्तेमाल किया है, किस प्रकार का पाउडर किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, ये सारी चीजें। उसके बाद अब हम एज वाइज देख सकते हैं कि 0 से 6 मंथ तक बच्चे ने क्या क्या खाया, कैसे कैसे पिया, उसका टीकाकरण कैसे कैसे हुआ, क्या क्या सब चीजें आप वहां से ले सकते हैं हेल्थ के बारे में, उसका वेट कितना था, उसकी हाइट कितनी थी, ये सब। उसके बाद 6 से 12 मंथ के दौरान भी आप देखेंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाया जा रहा है, क्या क्या बच्चे ने खाया, किस किस चीज में बच्चे की रुचि है, तो यहाँ से भी हम बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं। वृद्धि संबंधित इतिहास, हिस्ट्री देखेंगे हम। हिस्ट्री में क्या क्या देखेंगे कि जो ग्रोथ देखेंगे बच्चों की नॉर्मल वे में हो रही है कि नहीं, एक आइडियल ग्रोथ देखते हैं हम बच्चों की, है ना, फिक्स होती है कि इतनी एज में, इतने मंथ में इतना इतना होगा, तो वो एक फिक्स होता है, उतना बच्चे का हो रहा है कि नहीं। अगर उससे कम है तो यहाँ पे डेंजरस है, अगर वो ग्रोथ जो फिक्स है उस पैमाने के ऊपर ग्रोथ हो रही तो भी उस बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो क्या क्या देखेंगे हम कि 1 महीने से हम इनिशियली बच्चों में क्या देखेंगे, देखिए 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर ना बच्चे मुस्कुराना सीख जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, माँ को पहचानना सीख जाते हैं, ऐसा कर रहा है कि नहीं बच्चा। फिर हम देखेंगे 4 से 6 महीने के अंदर ना बच्चा उलटना पलटना सीख जाता है, ये बच्चा कर रहा है कि नहीं, या बच्चे ने किया है कि नहीं, ये सब चीजें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 7 से 8 महीने में बच्चा फिर बैठना सीख जाता है बिना सपोर्ट के, तो ये बच्चे ने किया था कि नहीं किया था, ऐसा नहीं किया था तो भी आप उसको नोट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि 13 से 15 महीने के अंदर में बच्चे चलना सीख जाते हैं बिना सहारा के, और 15 महीने के बाद बच्चे कुछ कुछ बड़बड़ाना भी सीख जाते हैं, कुछ कुछ शब्दों का या कुछ कुछ वर्णों का उच्चारण करना सीख जाते हैं। ये इतिहास कभी हमारा जानना है, हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बच्चे की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। अगर इन सब पैमानों पे बच्चे नहीं उतरे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बच्चों को हो सकती है, क्योंकि ये आइडियल मेजरमेंट है बच्चों का। ठीक है, अब देखेंगे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का एक चार्ट होता है बिगिनिंग से, जब बच्चे माँ की कोख में होते हैं तब भी माँ को कुछ
मेडिसिन्स लेनी होती है और कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं जस्ट लाइक टिटनेस, ठीक है? बर्थ का जब बच्चे का होता है तब कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं, कुछ ओरल वैक्सीनेशंस भी होती है बच्चे की, तो वो मिली है कि नहीं वो आप बच्चों का हेल्थ कार्ड देख के चेक कर सकते हैं। बच्चे के जन्म लेने के बाद लगभग बच्चे को 1 साल तक वैक्सीनेशंस होती हैं। उस दौरान बच्चे को वैक्सीनेशंस हुई हैं कि नहीं, ये भी एक बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करने का बहुत बड़ा पैमाना हमारे लिए है और करना ही चाहिए। वैक्सीनेशंस बच्चों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अलग-अलग जो वैक्सीनेशंस हैं लाइक बीसीजी, ठीक है? डीपीटी, टिटनेस, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है बच्चों को। ये अलग-अलग प्रकार की बच्चों को हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है बच्चों को, निमोनिया हो सकता है बच्चों को, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं बच्चों को, टीबी, खसरा, काली खांसी, इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि बच्चों के आगे के जीवन में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पोलियो इसलिए पिलाया जाता है ताकि बच्चों को कोई पोलियो शरीर में फिजिकली कोई बीमारी ना हो, अपंग ना पैदा हो, बच्चे खुद अभी हैं तो अपंग ना हो, ये प्रकार। ये हो गया। इसके बाद और हम क्या चेकअप कर सकते हैं, बच्चों की क्या-क्या इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं? बच्चों को फिजिकल जो अपीयरेंस है उससे इससे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्वरूप बच्चों का कैसा है। आप बच्चों को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा फिट है कि नहीं। कैसे? हाइट प्रॉपर है कि नहीं बच्चे की, वेट अकॉर्डिंग टू द एज है कि नहीं, शारीरिक संरचना की बनावट ठीक है कि नहीं, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, हेड प्रॉपर है कि नहीं, कान, नाक का शेप, गर्दन का शेप, एब्डोमेन शेप, उसके हाथ, पैर, इन सबकी संरचनाएं बराबर हैं कि नहीं, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे की हेल्थ के बारे में, ठीक है? हेड, नेक, एब्डोमेन कैविटी, और अब हम जो इंटरनल बॉडी के पार्ट है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उससे भी हम बच्चे की हेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? पल्स रेट चेक कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं उसका, ठीक है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ने की दर, ठीक है? बच्चे बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर कैसे रह रहा है, बच्चे की एक्टिविटीज कैसी हैं, कुछ कुछ टेस्ट करा के भी हम बच्चे के हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके रिगार्डिंग बच्चे के हेल्थ के लिए हम उचित कदम उठा सकते हैं। बच्चे को बीमारी के लिए रोकथाम के लिए मेन हमें 3 चीजें करनी चाहिए। वो क्या है? ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? देखिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग जनरली ना हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो वो जनरली बच्चों के लिए करते हैं, जिन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए रिगार्डिंग ही छोटे बच्चों के लिए या 6 साल तक के बच्चों के लिए जो स्टडी की हुई है, इसके लिए डिप्लोमा लिया है, ट्रेनिंग ली हुई है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वही करें। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि घर के परिजन लाइक माँ, पापा, घर के दादा-दादी, जो चाचा-चाची, जो भी घर के परिजन हैं, वो भी इनकी इन्फॉर्मेशन रखें ताकि सिर्फ ना केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपितु हम भी मॉनिटर कर सकें कि हमारे बच्चे का बॉडी ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। ऐसे कौन-कौन से चरण है जिससे एक बच्चे का बॉडी ग्रोथ होता है और हम उनको खुद भी मॉनिटर कर सकें। क्योंकि कभी-कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो डॉक्टर हमें बताते नहीं है, तो हम भी उनको ध्यान रख सकें। तो ये जरूरी है कि हम भी ध्यान से देखें। दूसरा, वैक्सीनेशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। टाइम पे हमारे बच्चे को वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। इससे हम बच्चे की बीमारियों को रोक सकते हैं। बच्चे की बॉडी हेल्थ को देखकर भी हम बच्चों की बीमार होने से रोक सकते हैं। आप देखिए बच्चा प्रॉपर बोल पा रहा है कि नहीं, बच्चा चल पा रहा है कि नहीं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी अपने सर को संभालना सीख जाते हैं। अगर वो सर को संभालना नहीं सीख पा रहे, मतलब नजर नहीं आ पा रही है उनकी, या प्रॉपर बच्चे किसी भी एक्शन की तरफ देखते हैं, सुनते हैं तो रिएक्शन देते हैं। अगर बच्चे नहीं दे पा रहे, मतलब बच्चा किसी बीमारी से सफर कर रहा है, ये आप भी इसको मॉनिटर करके उसके लिए काम कर सकते हैं और बीमारियों से बच्चे को बचा सकते हैं। ठीक है? मदर और फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं, उनको हेल्थ की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है बच्चों के बारे में, क्योंकि उनके ही अंडरटेकर में रह के बच्चे बड़े होते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत हेल्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन को आज बहुत ही प्राथमिकता दी गई है हर क्षेत्र में। निम्न स्तर निम्न स्तर की बात कर रही हूँ मैं, गांव के क्षेत्र से लेके हायर सिटीज तक। क्यों? या मेट्रो सिटीज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक किसी देश के विकास में सबसे ज्यादा रोल प्ले कोई चीज करती है तो वो है हेल्थ एजुकेशन, सबसे मेन। तो हेल्थ की यहाँ इसलिए बात करें, यहाँ बात तो हेल्थ एजुकेशन की है, कि अगर हर एक व्यक्ति स्वस्थ होता है, व्यक्ति तब बनते हैं बड़े, एडल्ट तब बनते हैं जब वो छोटे से बड़े हो पाते हैं और वो हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी व्यक्ति एक हेल्दी कंट्री का निर्माण करते हैं, हेल्दी समाज का निर्माण करते हैं, हेल्थ सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम हेल्थ एजुकेशन दें परिवार को, समाज को। तो दिया जाता है आजकल, गांव में शिविर लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सिलेबस में डाला गया है, ठीक है, और बहुत सारे माध्यम से
अलग-अलग शिविर लगाए जाते हैं गाँव में, लोगों को बुला के हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, परिवार नियोजन के बारे में, पोषण के बारे में, आहार के बारे में, ताकि बीमारियों से वो स्वयं भी बचें और अपने परिवार में बच्चों को भी बचाया जा सके। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन होने से ही हम बच्चों को अलग-अलग बीमारियों से, अलग-अलग कंडीशन से, क्योंकि पैंडेमिक बता के नहीं आता, महामारी बता के नहीं आती, तो इसके लिए हम पहले से कैसे प्रिपेयर रहें, हेल्थ एजुकेशन से हम बच्चों को, परिवार को अलग-अलग बीमारियों से और बचा सकते हैं और साथ ही उनके प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ब्लॉक नंबर 4, इसकी यूनिट नंबर 14 यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा फ्रेंड्स। समझ में नहीं आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, ताकि मैं अपने चैनल पर और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन, अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए आपकी फ्री में हेल्प हो सके। थैंक यू।